नमस्कार, मैं अनीता चौधरी, भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर, नई मंडी, मुजफ्फरनगर। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी में जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो हमें सुरक्षा देते हैं। वो हमारी देश की सीमाओं पर हमारी रक्षा करते हैं और देश के अंदर सब नागरिकों की रक्षा करते हैं। आपको समझ में आ ही गया होगा मैं किसके बारे में चर्चा कर रही हूँ। एक सैनिक के बारे में। एक सैनिक जो अपनी जान की परवाह किए बिना हम सब की रक्षा करता है, परंतु उसके बारे में बहुत कम सोचा जाता है। उसी के लिए बलिदान का और उसके सम्मान के लिए कवि रामधारी सिंह दिनकर ने ये कविता लिखी है। आज की कविता का शीर्षक है सिपाही। सिपाही के और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे सिपाही के पर्यायवाची हैं रक्षक, पहरेदार, तिलंगा। ये नाम बहुत कम सुना होगा। सिपाही को तिलंगा भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त भी और बहुत सारे नाम हैं इनके। ये कविता कवि ने निस्वार्थ भाव से हमारी रक्षा करने वाले एक सैनिक के बारे में कही है। हमें उसकी कठिनाइयों का और उसके जुझारूपन का और उसके परिवार का ध्यान रखते हुए हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए, जबकि ये समाज में बहुत कम होता है कि एक सिपाही का सम्मान किया जाए। ना ही उसके लिए बारे में कभी कुछ कहा जाता है, ना ही लिखा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर ने एक सिपाही को सम्मान देते हुए ये कविता लिखी है। रामधारी सिंह दिनकर, उन्हें राष्ट्रकवि कहा जाता है क्योंकि उन्होंने राष्ट्र प्रेम के प्रति बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। थोड़ा सा परिचय उनका जान लेते हैं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार राज्य के सिमरिया गांव में हुआ था। दिनकर जी एक किसान परिवार से थे और उनके पिता का नाम श्री रवि सिंह, माता का नाम मनुरूप देवी है। ये बहुत सामान्य से परिवार के व्यक्ति थे और अपने बचपन में ही बहुत परिश्रम से इन्होंने अपनी पढ़ाई की और जब ये छोटे थे तो इनके पिता का देहांत हो गया। इन्होंने अपनी पढ़ाई भी बीच में रोक के अपने परिवार की सहायता की। अपनी मेहनत और लगन से इन्हें बहुत सारी उपाधियाँ मिली, जैसे डी.लिट की मानक उपाधि और उनकी काव्य रचना उर्वशी। उर्वशी के लिए उन्होंने भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त किया। साहित्य अकादमी पुरस्कार और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनको पद्म विभूषण से भी उनको सम्मानित किया। राजस्थान विद्यापीठ ने साहित्य चूड़ामणि से उनको सम्मानित किया। रचनाएं हैं उनकी कुछ विशेष जो हैं वो मैंने लिख दी है। इसके अलावा भी और बहुत सारी हैं। रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, रश्मि रथी, उर्वशी, सूरज का ब्याह, रश्मि लोक, अर्ध नारीश्वर, मिट्टी की ओर, उजली आग, मेरी यात्राएं, आत्मजयी, संस्कृति के 4 अध्याय। ये इनकी कुछ विशेष रचनाएं हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी का देहांत 29 अप्रैल सन 1974 ईस्वी में हुआ। ये दिनकर के नाम से इनको जाना जाता था।
ये इनका उपनाम है। अब हम इनकी सिपाही नामक कविता का उच्चारण करेंगे। वनिता की ममता न हुई, सुत का न मुझे छो हुआ, ख्याति सुयश सम्मान विभव का, त्यों ही कभी न मोह हुआ। जीवन की क्या चहल पहल है, इसे न मैंने पहचाना, सेनापति के एक इशारे पर मिटना केवल जाना। इस कविता को पढ़ते हुए हम सिपाही को ध्यान में रखते हुए उसके सम्मान में, उसके देश प्रेम के प्रति अपनी भावना को जागृत करेंगे। कवि ने कहा है वनिता, वनिता माने स्त्री। एक सिपाही को अपने परिवार से बहुत लगाव होता है, जैसे हम सबको होता है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी करते समय, अपने कर्तव्य का ध्यान करते समय वो अपने परिवार को एक साइड छोड़कर देश सेवा में लग जाता है। वो कहता है कि मुझे कभी भी अपनी स्त्री से ममता न हुई, प्यार तो है लेकिन देश सेवा के लिए उसको भी एक साइड रख दिया। सुत का न मुझे छो हुआ, सुत माने पुत्र, पुत्र का मुझे बिछड़ने के बाद दुख नहीं हुआ, क्योंकि देश प्रेम उसके लिए सर्वमान्य है। ख्याति सुयश सम्मान विभव, ख्याति माने नाम होना, सुयश यश होना, सम्मान जो समाज में सम्मान मिलता है उसका भी ध्यान नहीं किया मैंने, विभव धन दौलत का भी मुझे जरा भी लालच नहीं हुआ, त्यों ही कभी न मोह हुआ। इन चीज़ों का मैंने, अपनी ख्याति का, यश का, सम्मान का और धन दौलत का कभी भी मैंने मोह नहीं किया, यानी उन पर कभी भी अब मैंने लालच में नहीं आया। जीवन की क्या चहल पहल है, जीवन के जो क्रियाकलाप होते हैं, अर्थात सबके घरों में कभी ना कभी कोई ना कोई कार्यक्रम होता है। सिपाही उन चीज़ों को एक साइड अपनी जीवन से अलग मानकर, अपने देश को प्रथम मानकर उन क्रियाकलापों में भी भाग नहीं ले पाता। इसे न मैंने पहचाना, कभी भी उनको महत्व नहीं दिया गया। सेनापति के एक इशारे पर मिटना केवल जाना, जब मेरे सेनापति ने मुझे किसी भी कर्तव्य को करने के लिए कहा तो मैंने इन सब बातों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, चाहे घर पर आवश्यक कार्य हो, चाहे कोई हारी बीमारी हो, अपने परिवार को देखने के मैंने पहल नहीं की, मैंने देश को पहले माना और सेनापति के इशारे पर मर मिटने के लिए भी तैयार हो गया। एक बार फिर से देखेंगे, कवि कहता है कि एक सिपाही ना तो कभी अपनी स्त्री की ममता में और पुत्र के प्यार में देश को, देश प्रेम के लिए पीछे नहीं हटता, पहले देश प्रेम को ही महत्व देता है। ना उसे किसी प्रकार का लालच होता है अपनी ख्याति का, अपने यश का, अपने सम्मान का, कि किसी कार्य को करने से उसको सम्मान मिलेगा तो वो पहले करना चाहिए। ना ही उसको धन दौलत का, किसी भी प्रकार की धन दौलत का उसको लालच होता है। ना ही जीवन के किसी भी क्रियाकलाप को वो महत्व देता है और वह अपने सेनापति के इशारे पर देश के लिए मर मिटने को भी तैयार हो जाता है। इसकी अगली लाइनें हैं, मसी की तो क्या बात, गली की ठीकरी मुझे भुलाती है, जीते जी लड़ मरूं, मरे पर याद किसे फिर आती है, इतिहासों में अमर रहूं, है ऐसी मृत्यु नहीं मेरी, विश्व छोड़ जब चला, भुलाते लगती फिर किसको देरी। यहाँ पे कवि ने सिपाही के दर्द को बयान किया है कि एक सिपाही का क्या दर्द होता है, वो देश के लिए मर मिटता है लेकिन उसकी किसको याद आती है, उसको कौन याद रखता है, क्यों सब भुला ही देते हैं। मसी, मसी माने स्याही, लिखने के लिए जो पेन में प्रयोग होती है स्याही। मसी की तो क्या बात, यानी उस पर कभी किसी कवि ने, किसी साहित्यकार ने कोई भी लेख नहीं लिखा, ना लिखा जाता, सिपाही को कोई महत्व ही नहीं देता। गली की ठीकरी मुझे भुलाती है, ठीकरी माने होता है एक छोटा सा कंकड़ जो सड़क पर पड़ा रहता है, मिट्टी का।
मुझे तो एक मिट्टी का कंकड़ तक याद नहीं रखता। यानी कि कोई साहित्यकार, कोई कवि, कोई भी इसको लिखने के लिए, कवि पर कोई बात लिखने के लिए, उसको सम्मान देने के लिए आगे नहीं आता, उसको तो गली की मिट्टी तक भुला देती है। जीते जी लड़ मरूं, मैं पूरा जीवन अपने देश के लिए लड़ता रहूं और शहीद हो जाऊं। मरे पर याद किसे फिर आती है, और मैं कितना भी बड़ा बलिदान कर लूं, मेरे जाने के बाद मुझे कोई भी याद नहीं करता है। ना मेरे पे कोई कविता लिखी जाती है, ना मेरे देश प्रेम के लिए कोई लेख लिखा जाता है। यहाँ तक कि लिखना तो बहुत दूर की बात है, मिट्टी भी मुझे, जो मेरे गली की मिट्टी है, वो भी मुझे याद नहीं करती है। इतिहासों में अमर रहूं, है ऐसी मृत्यु नहीं मेरी। मैं इतना अच्छा काम करके चला जाऊं कि मेरे इतिहास में मुझे याद किया जाए, नहीं। मुझे चाहे मैं कितना भी अच्छा काम कर लूँ, इतिहास में मुझे याद नहीं रखा जाता, मेरा सम्मान नहीं होता है। ऐसी मृत्यु कहाँ है मेरी कि मुझे मृत्यु के बाद याद किया जाए। विश्व छोड़ जब चला, भुलाते लगती फिर किसको देरी। जब मैं इस संसार को छोड़ के चला जाता हूँ, इस देश के लिए मर मिट जाता हूँ, कितना भी महान कार्य कर लूँ, लेकिन जब मैं इस संसार को छोड़ जाता हूँ तो मुझे भुलाने में किसी को भी कोई देरी नहीं लगती है। अर्थात मुझे सब भुला देते हैं। मैं देश के लिए अपने परिवार का त्याग करता हूँ, मैं कठिन से कठिन परिस्थितियों में देश सेवा कर लेता हूँ, लेकिन मेरा सम्मान नहीं किया जाता। ये कवि ने सिपाही के दर्द को बताया है। सिपाही को कितना आत्मग्लानि होती है कि मैं देश सेवा में लगा हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी याद नहीं किया जाता, किसी प्रकार से भी। ना कहीं सम्मान दिया जाता है, ना मुझे कहीं किताबों में मेरे बारे में लिखा जाता है। इससे आगे देखेंगे, जग भूले पर मुझे बस सेवा धर्म निभाना है। जिसकी है यह देह, उसी में इसे मिला मिट जाना है। विजय विटप को विकच देख, जिस दिन तुम हृदय जुड़ाओगे। फूलों में शोणित की लाली, कभी समझ क्या पाओगे। कवि के माध्यम से एक सिपाही कहता है, सारा संसार मुझे भूल जाए, जग भूले यानी कि संसार मुझे भूल जाए, पर मुझे बस सेवा धर्म निभाना है, पर मुझे एक बस सेवा धर्म निभाना है। मैं इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं करूँगा। मेरा जो सेवा करने का धर्म है, मैं उसे निभाता ही रहूँगा। इस बात की मुझे थोड़ा दुख जरूर है, लेकिन इसके लिए मैं अपनी सेवा को नहीं त्यागूंगा। चाहे मुझे कितना भी त्याग क्यों ना करना पड़े, कितना भी जुझारूपन से मुझे अपनी ज़िंदगी क्यों ना गुजारनी पड़े। सैनिक के लिए इसलिए कहा है क्योंकि जहाँ सैनिकों की तैनाती होती है, वहाँ पर बहुत कठिन परिस्थितियों में वो रहते हैं। हम लोग अपने घरों में इतने सुरक्षित हैं, वो रहते हैं जहाँ पर माइनस डिग्री जाता है तापमान, वहाँ भी वो रहते हैं। और 50 से ऊपर जो धूप होती है, जो जलन होती है, वहाँ भी उनकी तैनाती होती है। लेकिन वो केवल हमें सुरक्षित रखने के लिए अपने आप को वहाँ पर देश सेवा में लगे रखते हैं। सारा संसार मुझे भूल जाए, पर मैं अपनी देश सेवा को नहीं भूलूंगा, मैं उसको इसी प्रकार निभाता चला जाऊंगा। जिसकी है यह देह, उसी में इसे मिला मिट जाना है। जिसकी है यह देह, किसकी है यह देह? भारत माता की। मिट्टी से मिली है मुझे, ये भारत माता ने प्रदान की है। मैं अपनी भारत माता के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार हूँ। मैं इसके लिए मिट्टी में मिल जाऊंगा, क्योंकि ये शरीर मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी से ही जन्म लिया है और मिट्टी में ही मिल जाना है, लेकिन कुछ करके मरूं, ये एक सैनिक की अपनी इच्छा है। विजय विटप को विकच देख, विजय माने जीत, विटप वृक्ष, विकच खिला हुआ, विकसित हुआ। देख, जब तुम मेरे जाने के बाद विजय रूपी वृक्ष को खिला हुआ देखोगे,
उस दिन, जिस दिन तुम हृदय जुड़ाओगे और ये सोचोगे कि हमें जो विजय मिली वो किसके द्वारा मिली, क्यों मिली, कैसे मिली, इस बारे में अगर तनिक भी सोच लोगे तो मेरा हृदय प्रसन्न हो जाएगा। मुझ में तुम हृदय जुड़ाओगे, यानी कि मुझे प्राप्त कर लोगे तुम। फूलों में शोणित की लाली कभी समझ क्या पाओगे। शोणित माने रक्त, रक्त होता है लाल। यहाँ पर लाल रंग से जो फूल होते हैं लाल रंग के, उनके लिए कहा है ये मेरे रक्त से लाल हुए हैं। सिपाही बोलता है जब फूलों को देखोगे, लाल फूलों को देखोगे तो मेरे रक्त की तुम्हें याद आएगी कि ये खिले क्यों हैं, यानी कि हमारे रक्त के बलिदान से ये फूल आज तुम खिले हुए देख रहे हो। फूलों में शोणित की लाली, जब लाल फूल खिलेंगे तो उनकी लाली को देखकर तुम प्रसन्न हो जाओगे और हमारे बलिदान को याद रखोगे। कभी समझ क्या पाओगे, मैं ऐसी कामना करता हूं कि क्या तुम ये कभी समझ पाओगे मैंने किस प्रकार से अपने देश के लिए बलिदान किया है। आगे की लाइन देखें। वह लाली हर प्रात क्षितिज पर आकर तुम्हें जगाएगी, सायकाल नमन कर माँ को तिमिर बीच खो जाएगी। देव करेंगे विनय किंतु क्या स्वर्ग बीच रुक पाऊंगा, किसी रात चुपके उल्का बन कूद भूमि पर आऊंगा। जो प्रातःकाल की लाली होती है, यहाँ पर उस लाली के लिए कहा है। जब दिन खिलता है, शुरू होता है, तो सुबह का समय होता है जब लाल सूरज दिखाई देता है, उस समय की लालिमा का वर्णन है। वह लाली जब प्रात क्षितिज पर, आसमान पर जब वो लाली बिखरेगी और तुम्हें वह लाली आकर जगाएगी। यहाँ पर जगाने से, सोने से, उठने से नहीं है, देश प्रेम के लिए जागृत करने से है कि मेरा बलिदान तुम्हें देश के प्रति प्रेम करना सिखाएगा। सायकाल नमन कर माँ को तिमिर बीच खो जाएगी, और शाम के समय फिर वही लाली भारत माँ को नमन करके अंधकार के बीच खो जाएगी। अपना दिन भर का काम करके फिर शाम को वह लाली फिर खो जाएगी। देव करेंगे विनय किंतु क्या स्वर्ग बीच रुक पाऊंगा। जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, देवलोक में चला जाऊंगा, तो देवता मुझे कहेंगे कि तुम अब पृथ्वीलोक पर नहीं जा सकते, लेकिन मैं अपने देश के लिए वहाँ पर भी, देवलोक में भी मैं अपने देश के लिए पुनः फिर नीचे आऊँगा, और मेरे पर स्वर्ग की सुख सुविधा नहीं ली जाएगी और मैं स्वर्ग के बीच नहीं रुक पाऊँगा। मैं अपने देश के लिए स्वर्ग से भी कामना करूँगा। किसी रात चुपके उल्का बन कूद भूमि पर आऊँगा। उल्का होता है पिंड जो आसमान से गिरते हैं, और जब मुझे देश के सुरक्षा में कहीं कमी नजर आएगी तो मैं उल्का बनकर अपने देश की सुरक्षा के लिए स्वर्ग से भी कूद आऊँगा। किसी रात, जब रात चुपके से सब सोए रहेंगे, तो मैं अपनी देश सेवा के लिए इस जमीन पर फिर आऊँगा और अपने देश के लिए मर मिटने के लिए पुनः तैयार रहूँगा। आज हम इस कविता को इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे की कविता अगले पीरियड में पढ़ेंगे। अब इस कविता को पढ़ने के बाद आप लोगों ने सिपाही के दर्द को जाना होगा, उसके सम्मान को, आपके मन में सम्मान आया होगा। कुछ शब्द अर्थ मैंने साथ साथ बताए हैं तो उनको आपने ध्यान से सुना होगा। उस शब्द अर्थ को आपको पुनः अपनी कॉपी में लिखना है। मैं शब्द दूंगी आपको, वो आपका गृह कार्य है। इन शब्दों को आपको पुनः अपनी कॉपी में लिखना है। और आपका गृह कार्य जो है, शब्दार्थ के अलावा लेखक परिचय भी है, जो मैंने अभी आपको याद कराया था, समझाया था। आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लेखक परिचय करना है, उनको याद भी करना है। शब्दार्थ जो अभी मैं दूंगी उनको लिखना है आपको। उसके बाद आपको इसके भावार्थ को लिखना है अपनी कॉपी में। भावार्थ को लिखने का तरीका बताती हूँ मैं। पहले शब्दार्थ देख लीजिए, कौन कौन से शब्दार्थ आपको लिखने हैं।
वनिता, वैसे तो आपने पढ़ा होगा मेरे साथ साथ, फिर भी बताती हूँ। वनिता माने स्त्री। मैं लिखूंगी नहीं, आपको स्वयं लिखना है। सुत, सुत माने बेटा, पुत्र। इसके और भी पर्यायवाची हैं, उनको भी आपको याद करने हैं। छोह, बिछड़ने के बाद जो दुख पैदा होता है, छो उसको कहते हैं। विभव, विभव, वैभव, धन संपत्ति। मसी, स्याही। विकच, विकच माने विकसित होना या खिलना। ये कुछ शब्दार्थ मैंने आपको गृह कार्य के लिए दिए हैं, इनको आपको लिखना है। उसके बाद आप संकेत डालेंगे अपनी पुस्तिका में। वनिता, वनिता से लेके केवल जाना। इसका भावार्थ लिखेंगे। भावार्थ लिखने से पहले आप संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में पाठ का नाम, कवि का नाम। उसके बाद प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में लिखेंगे आप इस कविता में कवि ने क्या बताया है, किसके लिए कहा है और क्या कहा है, वो आपको सार में बताना है। यानी कि एक सिपाही के मन की व्यथा को व्यक्त की है दिनकर जी ने, ये प्रसंग में बताना है। और व्याख्या मैंने जो पढ़ाई आपको उनको अपने शब्दों में लिखना है। आज की वीडियो यहीं तक है, इसके बाद की हम अगले कक्षा में पढ़ेंगे।